सेगमेंट में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि किस तरह आप अपनी सेहत को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बताती हूँ। MBBS FCPS इन्होंने किया है, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे हिडन फीमेल प्रॉब्लम्स के हवाले से, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ फीमेल एस्थेटिक्स पे भी ये बात करती हैं और ये बात करती हैं हैप्पी मैरिटल लाइफ को किस तरह कंटिन्यू किया जा सकता है। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर सुजैरा यासीन ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, खैरियत से, आप ठीक हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और सब इससे रिलेटेड रहती है हमारी सोसाइटी। तो ये बताइएगा कि आप जो ख़ास तौर पर इस पे काम कर रही हैं, आम गायनेकोलॉजिस्ट से आप किस तरह डिफरेंट हैं? हाँ, इसमें जो मेन चीज़ है, पहले तो फीमेल्स के अंदर ना इस चीज़ को अवेयर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ जो गायनी है वो बच्चे पैदा करना और उसके बाद घर संभालना और इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। आपकी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है जिसको आपने शादी के बाद भी उसको मेंटेन रखना होता है। मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो है फीमेल एस्थेटिक्स में ना, लाइक जिस तरह फीमेल्स में एक डिक्लाइन आता है, मेनोपॉजल एज आती है जिसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं फीमेल्स के अंदर जो उनको हर लिहाज से फिज़िकली मेंटली उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है गुजरांवाला में अपना एक हमारा सेंटर है स्पेशल, उसमें हम अपने लेज़र ट्रीटमेंट्स हमने रखे हुए हैं जिसके थ्रू हम फीमेल्स को जो है उन चीज़ों से उनको बताते हैं और उनसे उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये तो वो बात है ना कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने ये सोल्यूशन दे दिया। ऐसी बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो जान ही नहीं पाती कि उनको प्रॉब्लम्स क्या हैं, कुछ मसाइल उनके साथ हैं, उनकी जिस तरह की आपने बात किया उनकी भी पर्सनैलिटी है, उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ख़ुद को किस तरह पहचान सकते हैं, खुद की सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो है ना स्पेशल एक काउंसलिंग सेशन रखा होता है जिसके ऊपर हम खुद से बात करते हैं पेशेंट के साथ। जैसे पेशेंट के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है, पेशेंट के प्रोलैप्स का प्रॉब्लम होता है, कुछ आफ्टर डिलीवरीज उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, वो उसके ऊपर भी बात नहीं कर रही होती हैं। लेकिन बीइंग एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट जब क्लाइंट मुझे विज़िट करते हैं तो मैं उसके ऊपर ख़ुद से उनसे डिस्कशन करना स्टार्ट करती हूँ, तो फिर वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाती हैं और फिर वो अपनी बातों को डिस्कस करती हैं कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम कर रही है, इसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो इंटरफेयर हो रही है, मुझे इस पर बात करनी है। फिर वो उसका सोल्यूशन भी मुझसे मांगती हैं, तो फिर हम उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते होते हैं। अच्छा, जनरली अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं और जब ऑपरेट होता है तो उसके निशानात भी और फिर वो जो जगह है वहाँ एक मैस भी नज़र आता है या फैट आप कह लीजिए। तो क्या आप उसको एड्रेस करती हैं कि जो ख़वातीन ये समझती हैं कि अब वो दुबली नहीं हो सकती, तो उनका हल है? उसके लिए भी जो है ना हम उसको थ्रू लेज़र जो स्कार मार्क्स आ जाते हैं उनको ट्रीट करते हैं, ठीक हो गया। और जो इनका फ़ैट, बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि सजेरियन हो गया तो उसके बाद हमने अपनी मोबिलाइजेशन बहुत कम कर देनी है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम बेड रिडन होते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। तो उनको उस लिहाज से गाइड करना है और जो मेन उनका जो फ़ैट डिपोजिशन एरिया होते हैं उनको हम थ्रू लेज़र उसको ट्रीट करता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह आप हैप्पी मैरिटल लाइफ पर भी बात करते हैं, बहुत मसले देखने में आते हैं कि आप बहुत जल्द शादी के बाद सेपरेशन तक पहुंच जाते हैं, डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। किस तरह ये प्रॉब्लम्स का आगाज़ होते हैं और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि आप उस जगह पर ना पहुँचें? हाँ, ये बात जो होता है वो स्टार्ट होती है हमारे यहाँ। क्या होता है सोशली जैसे ही शादी होती है ना, अब वो जो 6 मंथ्स होते हैं ना वो आपस में अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। हमारे यहाँ सोशली प्रेशर आना शुरू होता है कि यार अभी तक कंसीव क्यों नहीं किया है, कंसीव क्यों नहीं किया। अब क्या होता है वो उधर से फीमेल कंसीव करती है और उसके बाद वो जो प्रेगनेंसी की अर्ली चेंजेस होती हैं जिसके अंदर जो फीमेल होती है उसको नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, कुछ वैसे वो फिज़िकली इमोशनली उस प्रेगनेंसी की चेंजेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। तो उनकी वजह से क्या होता है हस्बैंड वाइफ गैप आना शुरू हो जाता है
ठीक है, वो जो टाइम जो उनके अंडरस्टैंडिंग का होता है वो प्रेगनेंसी की नज़र हो जाता है। मैं प्रेगनेंसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा सारा उसको डिले कर लिया जाए ताकि आप अपने आप को वक्त दें, आप एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे को समझें, ताकि जब वो जो आपका गैप आए, क्योंकि जब फीमेल होएगी, उसके बेबी होएगा, उसको भी टाइम देना है, उसने अपने इन लॉज में भी एडजस्ट करना है। तो अगर उसके हस्बैंड के साथ वो आपकी मेंटल लेवल मैच कर रहा होएगा ना, हाँ, कंपैटिबिलिटी आपकी होएगी, तो वो उन चीज़ों को, उन चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक अभी आपने बात की कि बिलाशुबा गैप देना चाहिए, बट एक मिथ है सोसाइटी में, वो ये समझते हैं कि अगर आप इसको डिले करेंगे तो फिर कंसीव करने में औरत को मुश्किल होगी। इज इट लाइक दैट? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बल्कि ये एक, मैंने बताया ना, एक ट्रेंड चल चुका हुआ है कि जैसे ही होएगा तो हमें अगले 2-3 मंथ्स में हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव चाहिए, जबकि और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी मेडिसिन देना शुरू कर दी जाती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कि इतने प्रेशर को झेलते हुए हम वैसे भी कंसीव साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी में ये भी चीज़ जो है बतानी चाहिए कि इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल, जिस पे जोर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपको कपल को टाइम देना चाहिए ताकि वो एडजस्ट करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और उसके बाद ताकि वो अच्छे पेरेंट्स बन सकें, अच्छे पेरेंट्स बन सके। जब उन दोनों का आपस में मेंटल लेवल मैच नहीं करेगा तो किस तरह से एक नए जो बंदा है, नया बेबी आ रहा है, उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, एक तो आपने इस मसले को ज़्यादातर देखा है अपने पेशेंट्स के अंदर, इसके अलावा और क्या मसले देखती हैं हैप्पी मैरिटल लाइफ में जो इसमें आते हैं? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो और क्या वजूहात आपको नजर आती हैं? और वजूहात होती हैं जब वो एक अपनी फैमिली से दूसरी फैमिली में आती है, आपके फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, ठीक है, आप उनको भी जो है थोड़ा स्पेस दो, उनको भी, ठीक है, आपकी चेंज हुआ, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसकी वजह से भी जो है ना, वो जो आपकी मदर इन लॉ है उसको लग रहा होता है कि यार ये मेरा घर है, इसके ऊपर जो है ना अब ये आके, ऑब्वियसली उसको भी, वो अपना घर छोड़ के आपके पास आई है, उसको स्पेस दें, उसको टाइम दें, उसको ये रियलाइज़ करवाओ कि हम आपको यहाँ लेकर आए, ये आपका घर है। आप इजी, हाँ, आपस में बॉन्डिंग के लिए तो फैमिली वेकेशन पे निकल जाइए और एंजॉय कीजिए। क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, बेहतर अंदाज में आप एक दूसरे को जानते हैं। ये भी सजेस्ट करती हैं आप कि बाहर निकलें, घूमें फिरें? निकलना चाहिए, आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, वहाँ हम लोग दूसरे से बहुत दूर हो चुके हुए हैं। हम लोग आपस में मिलकर बैठते नहीं हैं, हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पर मोबाइल्स पर, इन चीज़ों पर बिजी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपस में आपके हस्बैंड वाइफ क्लैशेस की, इन लॉ साथ क्लैशेस की। तो हम इन सब चीज़ों को एज अ टीम एड्रेस कर रहे होते हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं और काउंसलर होता है। हम तीनों मिलकर जो है इस चीज़ को एड्रेस करता है। बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितने अरसे बाद जो है ट्रैवल करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपनी रूटीन से बाहर निकलना चाहिए? जब आपका दिल चाहे, जब आपका मूड अच्छा हो, आप निकलो। एक्चुअली वो जो हनीमून पीरियड दिया जाता है ना, वो इसलिए ही दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो पीरियड बड़ा लिमिटेड हो जाता है। हमारे यहाँ समझा जाता है शादी के फौरन बाद ही अगर हुआ तो हनीमून है, नहीं तो नहीं। बस उसके बाद हनीमून नहीं है हमारा, ठीक है। हालांकि जब भी आपको लगे कि यार आप रूटीन से एग्जॉस्ट हो गए हो, आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, आप निकलो, वो आपका हनीमून है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं दोबारा आना चाहूँगा एक बड़ा सीरियस, जैसा मैंने शुरू में बात की कि अनफॉर्चुनेटली दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, बट हमारे यहाँ सी सेक्शन की इतनी ज़्यादा रेशो क्यों है? इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? जबकि हम वेस्ट में देखते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि शायद लोग ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल उसका फॉलो नहीं करते, ये तो हम समझते हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादातर नेचुरली बर्थ हो रही है। तो ये हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है? इसमें दोनों एंड्स के ऊपर फॉल्ट है, पेशेंट एंड के ऊपर भी है, डॉक्टर एंड के ऊपर भी है। हमारे जो पेशेंट्स हैं ना, अब क्या हुआ है कि गूगल की वजह से ना हर कोई डॉक्टर बन गया, ठीक हो गया। गूगल की वजह से वो हम एक स्टोरी पढ़ते होते थे, एफएससी में थी या मैट्रिक में थी, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ठीक हो गया। तो वो आप गूगल पर हर चीज़ सर्च करते हैं, फिर आप जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो आपको एक नॉर्मल बर्थ की तरफ बताने की कोशिश कर रही होती हैं, तो फिर आप आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो गया तो फिर क्या होगा, ये हो गया तो फिर क्या होगा। फिर क्या होता है ना, पेशेंट रिस्क लेने को तैयार होता है। ऑब्वियसली ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो आपका रिस्क रिलेटेड है।
आपकी टाइम टू टाइम मैनेजमेंट चेंज हो रही होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि स्टैटिक मैनेजमेंट है, जैसे हम बाकी फील्ड्स में देखते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने ये मेडिसिन लेनी है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ये टाइम टू टाइम व्हेन द पेशेंट इन लेबर ये चेंज होती है। तो हम जब पेशेंट को उस रिगार्डिंग आप उनको काउंसल करते हो तो पेशेंट कहता है भाई मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं अगर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। उधर एंड से जो अनफॉर्चुनेटली हमारी गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो भी कुछ बिजी इतनी हो गई हुई हैं, क्योंकि नॉर्मल लेबर में आपको टाइम लगता है 16 to 14 आवर्स आपके लगते हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़े सारे उस जल्दी में आ जाते हैं, डॉक्टर पेशेंट भी जल्दी में होता है। तो ये एक मेन रीज़न है हमारे यहाँ सिज़ेरियन सेक्शन रेट के बढ़ाने का। आप समझती हैं कि सी सेक्शन एक मिथ कही जाती है इस बारे में कि आप अगर ख़वातीन का सी सेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो मूवमेंट कम करती हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करती, वो वॉक नहीं करती, वो खुद को कहीं ना कहीं संभाल लेती हैं ये सोच कर के वो प्रेग्नेंट हैं और अब उनको मूवमेंट नहीं करनी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो कहना शुरू कर देती हैं कि भाई आपने जो है एक अदद बेबी डिलीवर कर दिया है तो अब तो आपके अंदर बहुत वीकनेस आ गई है, ऊपर से आपका सिजेरियन हो गया, अब आपका सिजेरियन हो गया तो आपके अंदर तो बिल्कुल ताकत ख़त्म हो गई है ना, ठीक है। तो वो लाइक मुझे पेशेंट को आके खुद कहना पड़ता है आप प्लीज़ उठें, वॉक करें, और आपने जो है रूटीन बनानी है कि अपने हर खाने के बाद आधे घंटे के लिए वॉक करनी है। मुझसे क्वेश्चंस करती हैं मैडम क्या होगा कि मेरे स्टिचेस को कुछ मसला तो नहीं होगा, तो उसका मैंने अब ये नहीं कहा है कि आपके स्टिचेस जल्दी हील करेंगे, आप जल्दी फॉर्म में आएंगी, आप मोबिलाइज हुआ करें, मोबिलाइज हुआ करें। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि सोसाइटी के मिथ्स की बात हो रही है, अब एक मिथ ये भी आ रहा है क्योंकि शादियाँ शायद लेट हो रही हैं, तो आपको आपकी नज़र में क्या जो ख़वातीन की इनफर्टिलिटी है, मर्दों की इनफर्टिलिटी, इसकी कोई लिमिटेड एज है ताकि इस स्पेसिफिक एज तक सोसाइटी में शादी होनी चाहिए और बच्चे जो हैं वो पैदा हो सकें? हाँ, इसमें ये होता है कि जैसे ही मेल्स का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फीमेल्स का जैसे ही वो 30-35 ईयर्स में चलती हैं, 35 के बाद जब आती हैं तो उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता होता है। तो ये भी एक रीज़न है जो इनफर्टिलिटी हमारे माशरे में जो है वो बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजैरा, आप यहाँ पर आएँ, आपकी वजह से हमें और हमारे नाजरीन को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला होगा। और जैसा डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें बड़ा नेचुरली इसको लेकर चलना चाहिए, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपनाएं और चलने फिरने को हरकत में बरकत है। और एक और जो बात उन्होंने बड़ी ज़रूरी कही, उन्होंने कहा सेल्फ मेडिकेशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खतरा है जहाँ, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, खुद से गूगल के जरिए जो है चीज़ें लेके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। मैं कहूँगी डॉक्टर को कंसल्ट करें, गूगल को कंसल्ट ना करें, इस तरह तो आपको लगेगा कि आप वैसे ही बीमार हैं। Al Shifa Future Hospital, we offer more than your imaginations.